तो दया आंटी वाली कहानी शुरू कर फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड जो बैंक रहता है उनको देने से मना कर देता है। एक अंकल आते हैं और वो बोलते हैं कि अरे काय को हम दे सकते हैं आपको क्रेडिट कार्ड, कोई दिक्कत नहीं है हमें। एक्चुअली बैंक ऐसी शर्त क्यों लगाते हैं? बैंक इसलिए लगाते हैं, क्रेडिट कार्ड पे अगर आपको पैसा वो देते हैं उधार पे, तो आप अगर लोन चुका पाओगे कि नहीं, आप कमाते हो कि नहीं, आप निठल्ले तो नहीं बैठे हो। इसलिए वो बैंक, ओरिजिनल बैंक मना कर देते हैं, नहीं आप कमाते नहीं हो, आप हाउस वाइफ हो, आपके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, इसलिए हम क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहे आपको। और वो अंकल जो है वो तैयार हो जाते हैं, हाँ हाँ ले लो आप क्रेडिट कार्ड, कोई कुछ नहीं है, आपको कोई हमको जरूरत नहीं है, आप हाउस वाइफ फिर भी ले लो। लेकिन वो ब्याज दर ज्यादा ले लेते हैं। तो वो ब्याज दर ज्यादा तो यहाँ पर देखो, ऋण लेते समय आसान शर्तों को देखता है। कर्जदार आसान शर्तें, मेरे को ज्यादा झंझट नहीं चाहिए, ज्यादा पैसे ना देना पड़े, इसका अर्थ है उसको उच्च ब्याज दर देना पड़ेगी, ज्यादा ब्याज दर देना पड़ेगी। आसान अदायगी की शर्तें, अधिक समर्थक ऋणाधार एवं आवश्यक कागजात। जस्ट इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका अर्थ है अच्छा, निम्न तो नहीं हो सकता, यहाँ इसका उल्टा हो सकता है। अगर यहाँ पर कठिन अदायगी की शर्त होंगी तो कम समर्थक ऋणाधार होगा, क्योंकि बैंक ने जो है वो बोला था कि नहीं हमको, जो ओरिजिनल बैंक था उसने बोला था नहीं अगर आप कमाते होंगे तो हम दे देंगे क्रेडिट कार्ड। कठिन थी शर्त, तो वो उस पर ब्याज कम ले रहा था। और अंकल ने ब्याज दर आसान कर दी, तो वो ब्याज वो जो गिरवी शर्त वो थी, ब्याज था उस पर वो ज्यादा वसूली कर रहे थे। तो यहाँ पर ये दोनों रिप्लेस हो सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर समझाना था कि क्या, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आया भी होगा। अगर आसान की शर्तें हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर उच्च ब्याज दर होने वाली है, अगर ऋण शर्तें आसान है तो। ऋण शर्तें मुश्किल है तो फिर आपको सरल वो मिलेगी, अदायगी की शर्तें सरल रहेंगी, मतलब आपको ज्यादा कोई वो नहीं लेना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के साख प्रबंध और एक गांव का उदाहरण। एक गांव में अलग अलग लोन अलग तरीके से लोन लेते हैं और उनको अलग अलग तरीके की ऋण शर्तों से वो जूझना पड़ता है। तो आप एक बार इस पेज को पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जरूरी है पढ़ना, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिकल व्यू दिया हुआ है इस पेज पर कि कैसे जो है वो ऋण जो है वो अलग अलग स्थिति में जो है वो लौटाए जाते हैं। सहकारी समितियों से ऋण, अब एक और वो आता है, साहूकार से ऋण ले सकते हो, वो एक अनौपचारिक सोर्स है और बहुत बेकार है, क्योंकि आप ऋण जाल में फंस सकते हो। दूसरा, आप सरकारी बैंक से ले सकते हो। सरकारी बैंक थोड़ा सा रहम करते हैं, क्योंकि सरकारी है, सरकार के अंदर आते हैं, सरकार आपको लूटना नहीं चाहती, अगर आप नहीं चुका पाते तो थोड़ा सा समय देती है। तीसरा एक और है सहकारी समितियों से। यहाँ पर जो है वो क्या होती है सहकारी समितियां, देखते हैं कितना चैप्टर बाकी है, अभी बहुत ज्यादा बाकी है। आज थोड़ा सा लो लो फील हो रहा है, मेरे ख्याल से आपको समझते समय भी लग रहा होगा, लो लो फील हो रहा होगा। लो लो मतलब लो लो, थोड़ा सा कम कम। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव है, जैसे किसानों, बुनकरों, औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां। कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नजदीक एक गांव में काम करती है। इसके 2300 किसान सदस्य हैं। यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है। इस जमा पूंजी को ऋणधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जा सकता है। कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने की थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, खुद ही आपस में मिलाकर एक खुद का बैंक बना दिया एक तरह से। किसानों ने 2300 सदस्य किसान है, ज्यादा सदस्य किसान होंगे। अब होता क्या है, कोई किसान रबी की फसल उगा रहा है, कोई खरीफ की, तो कोई कोई जायद की फसलें उगा रहा है। तो किसी को अभी की जब पैसे की जरूरत है तो दूसरे को नहीं है, दूसरे को अभी है तो तीसरे को नहीं है ना। तो जो बंदा उगा रहा है वो काटने वाला पैसा उस टाइम जमा कर रहा होगा। समझ रहे हो ना आप कैसे वो चक्र जमा हुआ है। 2300 किसान, तो होगा कि जब जिसको जो जरूरत होगी वो समिति उसको जो है वो कर्ज दे देगी। अगर पहला कर्ज आप लौटा दोगे तब आप दूसरे कर्ज के लिए भी रेडी हो जाओगे, आपको दूसरा कर्ज भी मिल जाएगा। और उस कर्ज का करते क्या है किसान, उपकरण खरीदते हैं, खेती कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और अन्य प्रकार के कर्जों के लिए ऋण मुहैया करवा सकती है सहकारी समिति। तो सहकारी समिति क्या है, सहकारी समिति जो है लोगों ने आपस में मिलकर जो है वो खुद का एक बैंक बना लिया है, जो कि सहकारी समिति के नाम से जानी जाती है ना। ये आलू का चित्र काहे बना दिए हैं यहाँ पर। सोनपुर में ऋण के विभिन्न स्रोतों की सूची बनाई है, तो ये ऊपर का पढ़ने के बाद बना सकते हो। ऊपर दिए अनुच्छेदों में ऋण के विभिन्न प्रयोगों वाली पंक्तियों को रेखांकित कीजिए। सोनपुर के छोटे किसान, मध्यम किसान और भूमिहीन कृषि मजदूर के ऋण की शर्तों की तुलना कीजिए।
छोटे किसान, मध्यम किसान और भूमिहीन कृषि मजदूर, इसको बहुत मुश्किल है ऋण मिलना भाई। ऊपर आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, एक बंदे के पास जमीन ही नहीं है तो उसको ऋण कैसे दे देगा, बिना ऋण आधार के कैसे वो मिल जाएगा। मध्यम किसान को मिल सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा, पर छोटे किसान को भी परेशानी जाने वाली है। जो जिनके पास समर्थन ऋणाधार है उनको तो आसानी से लोन मिल जाएगा, लेकिन बाकी को नहीं मिलेगा। तो देखिएगा, उसको पेज को पढ़िएगा, समझ में आएगा। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि पढ़ोगे आप, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड बहुत बेकार रहा है आपका, नहीं केवल बच्चों का ही। जब भी बोला जाता है ना कि आप बुक पढ़ो तो बुक पढ़ते नहीं है। कुछ हद तक सही भी है लेकिन बहुत हद तक गलत भी है वो बात। कई बच्चों ने पढ़ा भी होगा, अगर पेज पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा कि कैसे जो है वो तीन कंडीशन दी हुई है, कैसे एक भूमिहीन मजदूर रहता है, कैसे एक के पास अच्छा पैसा रहता है, कैसे तो किसको दे देता है, किसके लिए कैसे कैसे शर्तें हो सकती हैं, उस शर्तों वाला पेज है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। समय के साथ रमा का ऋण। अब रमा के बारे में पढ़ा हो तब तो आंसर दे पाओगे। और ऐसे ऑब्जेक्टिव आते नहीं है, वो उसके सेंस पर आएगा ऑब्जेक्टिव। पढ़ लेते हैं यार एक बार, तुम टाइम लगा ही तो रहे हो, तुम अपना टाइम क्यों लगाओगे। श्यामल का कहना है कि उसे अपनी 1.5 एकड़ जमीन को जोतने के लिए हर मौसम उधार लेने की जरूरत पड़ती है। कुछ साल पहले तक वह गांव के महाजन से ऋण लेता था, जिस पर उसे 5% मासिक ब्याज देना पड़ती थी। मतलब अरे बाप रे, 5% मंथली, टोटल मिला के 7%, 60% एनुअल, बाप रे बाप। अपन को बैंक 4% देते हैं, होम लोन जो है वो मैक्सिमम 11% पे जाता है। पिछले कुछ वर्षों से श्यामल गांव के कृषि से व्यापारी से 3% मासिक ब्याज की दर से ऋण ले रहा है। जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधित आगतें मुहैया कराता है, जिससे फसल तैयार हो जाने पर वापस करना होता है। ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेता है कि वह अपनी फसल उसी को बेचेगा। इसी तरह व्यापारी निश्चित है कि ऋण की अदायगी समय से हो जाएगी। फसल की कीमतें फसल काटने के समय तय होती हैं, इसलिए वह किसानों से कम कीमत पर फसल खरीदकर और बाद में कीमत बढ़ने पर बेचकर भारी मुनाफा कमाता है। व्यापारी को उस समय फसल खरीदने में मुनाफा होता है, वह फसल सस्ते में खरीदकर बाद में कीमतें बढ़ने पर बेच देता है। तो ये कितना बुरा कंडीशन है देखो, वो 60% सालाना की दर से। हाँ मीना, कुछ पूछना है क्या? भैया 5% मतलब कितने रुपए? 5% मतलब मान लीजिए अगर आप 100 रुपए का लोन लिया है आपने, तो उस पे 5 रुपए मंथ के, और साल भर के हो जाएंगे 60 रुपए। अगर आपने 100 रुपए कर्ज लिया है तो उस पे 60 रुपए आपको सालाना दे। बहुत ज्यादा है ये, इतनी ज्यादा नहीं होती बैंकों में। अगर बैंक से कर्ज लोगे तो आपको, अगर कृषि संबंधी कर्ज है तो कृषकों को तो बहुत सारे बैंक बहुत सारी सुविधाएं देते, ज्यादा से ज्यादा 10% पे जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 11% बस सालाना। और यहाँ पर तो 60%, ये बहुत ज्यादा है। साहूकार वगैरह बहुत बहुत ज्यादा लूटते हैं। तो ये 1.5 एकड़ जमीन है, मतलब ज्यादा बड़ी जमीन नहीं है, छोटा किसान है। 1.5 एकड़ में ज्यादा बड़ी जमीन नहीं हो पाती, ये छोटे किसान के अंतर्गत आते हैं, है ना। अब दूसरा देखो, अब अरुण से मिलते हैं, जो एक किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है। अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है, ये बड़ा किसान है। अरुण सोनपुर के उन कुछ लोगों में से जिनकी खेती के लिए बैंक से ऋण मिला है, उन्होंने बैंक से ऋण लिया है। इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 8.5% है। देखो, वार्षिक साल भर की उसको 60% देना पड़ रहा था, 8.5% है। इसे अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। अरुण की योजना यह है कि वह फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर इस ऋण की अदायगी कर देगा। वह बाकी आलू की फसल को शीत भंडार गृह में, कोल्ड स्टोरेज पढ़ा था ना अपन ने, देखा भी था लर्निंग टॉप का वीडियो, कोल्ड स्टोरेज में रखकर बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने के लिए दरखास्त लेना चाहता है। बैंक उस किसानों को ऐसी सुविधा देने के तैयार है जो पहले भी कभी खेती के लिए ऋण ले चुके हैं। कितनी अच्छी कंडीशन है। उसने ऑलरेडी फसल ली, उस पर ऋण लिया हुआ था, फसल उगी, उसने आधी फसल बेच के ऋण चुका दिया, थोड़ा सा ऋण बाकी है। उसने जो है वो 3 साल में दे सकता है ना, तो वो जो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ था, बैंक को बताया देखो मेरा इतना आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है, अगले साल कीमत बढ़ जाएगी तो मैं इसको बेच दूंगा, अभी मेरे को और लोन दे दो। उस आधा को थोड़ा बहुत लोन चुका चुका होगा तो बैंक उसको राजी हो जाता है, उसको मालूम है बैंक को कहीं नहीं जाएगा अपना पैसा। तो ये दूसरी कंडीशन थी। रमा निकट के खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम कर, इसके पास जमीन ही नहीं है, अब ये भूमिहीन है। ये छोटा किसान था, ये बड़ा किसान था, इसके पास भूमि नहीं है। साल में कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता, अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने या परिवार में किसी समारोह पर खर्च करने के लिए उसे कर्ज लेना पड़ता है। रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो सोनपुर का मध्यम वर्गीय भूस्वामी है, आश्रित है। भूस्वामी उसे 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण लेता है, लो ये भी 60%। रमा उस कर्ज को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है। अधिकांशतः रमा को नया ऋण लेना पड़ता है, जबकि वह पुराना ऋण लौटा लौटा भी नहीं पाती है। वर्तमान में उसे भूस्वामी के 5,000 रुपए देने हैं, यद्यपि भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता।
फिर भी वह उसके लिए लगातार काम करती रहती ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण मिल सके। रम बताती है कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी नियोक्ता ही है। आंटी फंस चुकी हैं अभी तक पूरी तरह से जाल में। वो पहला पुराना लोन चुका नहीं पाती, नया लोन लेना पड़ता है क्योंकि 60% टैक्स है, 60% किस्त है, बहुत ज्यादा है। तीनों कंडीशन समझी आपने, है ना। एक छोटा मध्यम वर्गीय किसान, उसको जो है वो किसान से लोन लिया 60% पे, और अपनी फसल का हिस्सा भी उसी को बेचना पड़ रहा है, और वो साहूकार जो है उसका फायदा उठा रहा है, पहले सस्ते पे खरीद ले रहा है, थोड़े दिनों बाद जो है वो बेच दे रहा है। हम्म, भारत में औपचारिक क्षेत्र तो अपने बैंक से, जो सेकंड किसान था ना बड़ा वाला, वैसे बैंक से जब वो लिया जाता है तो उसको हम औपचारिक क्षेत्रक में रखते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे भारत में औपचारिक क्षेत्र की स्थिति क्या है, देखो। भारत में ये वाले ग्राफ पेपर में इसको अपन वो बोलते हैं पाई चार्ट। इसमें बहुत अच्छे से दिया होता है, देखो सबसे ज्यादा कलर दिख रहा है ऑरेंज। अपने यहाँ 33% जो है वो ऋण जो है साहूकारों से लिया जाता है। फिर उसके बाद आता है 25 नंबर व्यावसायिक बैंकों से, और 25% सहकारी समितियों से। सहकारी समिति क्या होती है आपको पता है। 1% सरकारी बैंकों से, अन्य औपचारिक स्रोत 2%, रिश्तेदार और मित्रों से 8%, जमींदार से 1%, अन्य औपचारिक सोर्स जो है वो 5%। है ना। औपचारिक सोर्स यहाँ पर जो है औपचारिक सोर्स के अंतर्गत आएंगे। देखो उदाहरण क्या है औपचारिक सोर्स से। ऋण दो तरह से बांटा जा सकता है, दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए, ऋण दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक में कौन सा आते हैं, पहले वर्ग में बैंक और सहकारी समिति आते हैं। सहकारी समिति क्यों आ रही है भाई, वो तो किसानों के द्वारा बनाई गई, एक्चुअली सरकार मान्यता देती है सहकारी समितियों को। जो राज्य सरकार होती है ना, वो सहकारी समितियों को मान्यता देती है, कई हद तक केंद्र सरकार के कई भी केंद्र सरकार भी देती है कई जगह पर, अलग अलग चीजों में। तो बैंकों और सहकारी समितियों से जो लोन लिया जाता है उसको हम सहकारी वो बोलते हैं क्या, औपचारिक स्रोत। इसमें रिस्क कम रहता है। अनौपचारिक में आते हैं साहूकार, व्यापारी, मालिक और रिश्तेदार। तो वो अनौपचारिक में आते हैं, ये थोड़ा सा रिस्की मामला मामला रहता है बहुत ज्यादा। रिश्तेदारी में तो लेने नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा रिश्ते टूट, पक्का ये रिश्ता टूटना है। अगर लोन लिया है आपने, आप कुछ भी कर लो, समय पे चुका दो, वो तो बोलेंगे कम पैसे दिए हैं, लेट चुकाओ, तो हर चीज में रिश्ता टूटना ही है। अगर पैसे रिश्तेदारी में नहीं है तो रिश्ता तो गया। अगर लोन लिया, रिश्ता रिश्तेदारी में गया रिश्ता। आलेख एक में आप भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोत देख सकते हो। क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्र से, साफ दिख रहा है। औपचारिक स्रोत से कितना हो जाएगा, देखो व्यावसायिक बैंक देखते हैं, 25 और 5 30, 55, और 1% ये 56। अनौपचारिक स्रोत से 8 और 2 10, और 3 33, और एक 34। तो ज्यादा औपचारिक स्रोत से आ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों को औपचारिक स्रोतों की पर नजर रखता है। आरबीआई इस पे बकायदा जो है वो नजर रखता है। तो जो भी हमारे बैंक और सहकारी समिति होती है ना, उस पर लगातार आरबीआई की नजर रहती है, और आरबीआई उसको एक तरह से कंट्रोल कर रहा होता है कि जबरदस्ती बैंक वसूले ना किसी से पैसे। तो बैंक जो है वो जबरदस्ती पैसा नहीं वसूलते, जितना उनका रहता है परसेंटेज बस उतना ही वसूलते हैं, वो ज्यादा नहीं बस। अच्छा, अनौपचारिक सोर्स पे निगाह रखने के लिए अभी तक कोई संस्था नहीं है। कानूनी रूप से बस कोई मारपीट कर रहा है तो वो हो सकता है, लेकिन अगर अनौपचारिक जैसे रिश्तेदार से लिया या साहूकार से लिया तो उस पर कोई वो नहीं है। ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। ऐसी ऐच्छिक वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं, उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने वाला रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये दिक्कत है अनौपचारिक सोर्स से ऋण लेने की, है ना। तो बैंक पर आरबीआई कंट्रोल करता है, लेकिन अनौपचारिक सोर्स पे कोई कंट्रोल करने वाली संस्था ही नहीं है हमारे यहाँ। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र से ज्यादा ऋणदाता कई अधिक वसूलते हैं, इसलिए अनौपचारिक कर्ज ऋणदाता अधिक महंगा महंगा पड़ता है ना। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय में हिस्सा, तो ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा आपको। इसकी तुलना आप शहरी गाँव में क्या आप देखते हैं 10%।
एक और चीज है कि जो गाँव में होता है ना, लोग बाग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो साहूकारों से ऋण लेते हैं, तो यही लिखा हुआ है इस पोर्शन में कि शहरों में जाओगे तो आपको औपचारिक ऋण ज्यादा मिलेगा, अनौपचारिक कम मिलेगा। गाँव में अनौपचारिक ज्यादा मिलेगा, वो लोग साहूकार से लेना ज्यादा पसंद करते हैं। इस सब से क्या पता चलता है? पहला, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवार के कुल ऋण की जरूरत केवल 50% को पूरा कर पाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाले, अच्छा इसकी बात कर रहे थे वो। नीला अनौपचारिक स्रोत को दिखा रहा है, बैंगनी औपचारिक सोर्स को दिखा रहा है। तो गरीब परिवार वो ज्यादातर जो है वो अनौपचारिक सोर्स से ऋण ले रहे हैं, 15% ही केवल औपचारिक से ले रहे हैं। कम संपत्ति वाले परिवार ज्यादातर जो है वो अनौपचारिक सोर्स से ले रहे हैं, 50-50 है लगभग ये। समृद्ध परिवार ज्यादातर काय से ले रहे हैं? वो औपचारिक सोर्स, बैंक और सहकारी समिति से ले रहे हैं। और अमीर परिवार तो 90% लोग जो है वो औपचारिक स्रोत से ऋण ले रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी तक समझ में आ गया होगा औपचारिक और अनौपचारिक सोर्स क्या है, समर्थन ऋणाधार क्या होता है, ब्याज की शर्तें क्या होती हैं। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन एक शब्द मिलेगा आपको पेपर में, इसमें से आपको पता होना चाहिए समर्थक ऋणाधार क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक सोर्स क्या होते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, इसके दोष क्या हैं, पता होना चाहिए बिल्कुल। नहीं पता चले तो कान सुन नहीं रहे हो ध्यान से। जमा, मांग जमा क्या होता है, वो कैसे काम करता है, चेक के बारे में बताना पड़ेगा, मांग जमा के बारे में। ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। औपचारिक में कौन आते हैं? बैंक आते हैं, सहकारी समिति आते हैं। अनौपचारिक में कौन है? साहूकार आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, जमींदार आते हैं। इसमें ब्याज दर जो है वो कम होती है, इसमें ब्याज दर ज्यादा होती है। इस पर आरबीआई नियंत्रण रख सकता है, इस पर कोई भी संस्था नहीं है नियंत्रण रखने वाली। अम, और क्या हो सकता है? और कोई बताएगा इसमें और क्या हो सकता है? समझ में तो आ गया होगा, अंतर अभी बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आ रहा होगा। सभी लोगों के लिए यथोचित दरों पर ऋण क्यों उपलब्ध होना चाहिए? ताकि सभी लोग आगे बढ़ सके भाई। क्या भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसा कोई निरीक्षक होना चाहिए अनौपचारिक ऋणदाताओं की गतिविधि पर नजर रखें? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। निर्धनों के स्वयं सहायता, अच्छा आखिरी टॉपिक बचा है, स्व सहायता समूह क्या होते हैं। स्व सहायता समूह के पास सारांश आएगा, और चैप्टर के कल अपन जो है वो क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज थोड़ा सा यहीं रख रहे हैं, 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। लास्ट में स्व सहायता समूह बचा हुआ है केवल, तो वो देखते हैं कल, है ना। अभी तक मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। एक बार 2-3 दिन बाद फिर से एक बार देख लेना चैप्टर बुक खोल के, कि हमको शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमने पढ़ रहे हैं तो भाई होता क्या है, ऋण की शर्तें क्या होती हैं, अभी तो समझ में आ रहा है, एग्जाम में लिख पाओगे कि नहीं, क्योंकि सोशल में मन से लिखना पड़ता है। ऋण की कौन कौन सी शर्तें जब होती कुछ हैं? तो समझ नहीं आया, आज कुछ समझ में नहीं आया? वो दिमाग में ही नहीं घुस रहा। क्यों? आज लोन लोन के बारे में थी। भाई साहब कॉमर्स मत लीजिएगा आप। आज लोन के बारे में बातें थी बहुत सारी। स्टार्टिंग से क्लास, वैसे आज की क्लास इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं थी, थोड़ी सी बुरी तो थी, बोरिंग तो थी, एनर्जी थोड़ी सी कम दिखी होगी। ठीक है। मीना एक काम कीजिएगा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ना, एक काम कीजिएगा, कल क्लास जो अपन अटेंड करेंगे ना, तो क्वेश्चन आंसर जो देखेंगे उसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेंगे। कल जो क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं अपन, ऑनलाइन भी देखेंगे, क्वेश्चन बैंक के भी देखेंगे, उसको प्रॉपरली तरीके से समझ लेंगे। तो अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन आंसर समझ लेना कम से कम, है ना। और जिनको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो एक बार रिवाइज कर लेना, चैप्टर पढ़ के देख लेना। लोन लोन ही है पूरा, और कुछ नहीं है। चलो, उम्मीद है आज कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे, सुबह 8 क्लास है। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। गुड चलो ठीक नाइट। भैया।